नमस्कार। आज 9 नवंबर 2025 की कुछ ज़रूरी खबरें और जानकारियां हैं, उस पर ज़रा गौर करते हैं। हमारे पास ना अलग अलग स्रोतों से कुछ अपडेट्स हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और हाँ, खेल जगत से भी। तो कोशिश ये रहेगी कि इन सारी बातों में से जो सबसे अहम और क्या कहते हैं दिलचस्प हैं, वो आपके सामने रखें, कम समय में पूरी तस्वीर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की ये पड़ताल। बिल्कुल। और आज के जो स्रोत हैं उनमें देखिए भारत की आर्थिक स्थिति है, उम्मीदें भी हैं, चुनौतियां भी, फिर तकनीक कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम में दखल दे रही है, और कुछ काफी हैरान करने वाले वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। देखते हैं ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। चलिए तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था को ही पकड़ते हैं। एक बड़ी आवाज जो न्यूयॉर्क से आई है वो है कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब एएमसी। उसके एमडी हैं नीलेश शाह। उनका एक बयान काफी चर्चा में है कि भाई भारत अब ग्लोबल ग्रोथ की गाड़ी का इंजन बन रहा है। ये बात काफी दोहराई जा रही है। हाँ, और इसी से जुड़ी एक और खबर है। इनक्रेड इक्विटीज, ये एक इक्विटी रिसर्च फर्म है। उन्होंने अपनी हाई कन्विक्शन स्टॉक लिस्ट होती है ना, मतलब जिन शेयर्स पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा होता है, उसमें कुछ बदलाव किए हैं। 3 नए स्टॉक डाले, 3 हटाएं। और उनका मानना है कि ये जो बदलाव हैं, ये रिटेल डिमांड, मतलब बाजार में आम खरीदारी और जीएसटी कलेक्शन, इसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहे हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। मतलब एक तरफ तो ये ग्रोथ इंजन वाली बात हो रही है, और दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट के जो एनालिस्ट हैं वो भी घरेलू मांग में मजबूती देख रहे हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है इसका। जैसे अल जजीरा का एक स्रोत बता रहा है कि भारत का जो झींगा निर्यात उद्योग है ना, भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है झींगे का। वो अमेरिकी टैरिफ, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, उसकी वजह से काफी दबाव में है। अच्छा, तो ये एक तरह का विरोधाभास हुआ। हाँ, कुछ हद तक। और यहीं पर एक और बात जुड़ती है। उम्मीद ये है कि भारत और अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट या बीटीए, उसको लेकर शायद नवंबर के आखिर तक कोई अच्छी खबर आए। नीति आयोग के प्रमुख ने भी इशारा किया है इस तरफ। तो हो सकता है कि ये समझौता जो है वो झींगा उद्योग जैसी जो मुश्किलें हैं उनको सुलझाने में कुछ मदद करे, या कम से कम व्यापार को थोड़ा आसान बनाए। ये दिखाता है कि बड़ी तस्वीर के साथ साथ ना सेक्टर विशेष की चुनौतियां भी देखनी पड़ती हैं। तो मतलब जो तस्वीर बन रही है वो थोड़ी मिली जुली है ना? एक तरफ तो बड़े लेवल पर आशावाद है, भारत की ग्लोबल भूमिका की बात हो रही है, शेयर बाजार में अच्छे संकेत। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत में कुछ इंडस्ट्रीज, जैसे आपने बताया झींगा एक्सपोर्ट, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दांवपेच में फंसी हुई हैं। सही कहा। शायद यही आज की भारतीय अर्थव्यवस्था की असलियत है। एक तरह की, वो कहते हैं ना, डुअल ट्रैक चाल, 2 पटरियों पर। हाँ, डुअल ट्रैक, ये सही शब्द है। अच्छा, अब अर्थव्यवस्था से जरा हटकर देखते हैं कि शासन, तकनीक और शहरों के विकास में क्या हो रहा है। एक अहम सरकारी पहल है ग्रामीण विकास मंत्रालय का डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। इसमें जो पेंशनर्स हैं, बुजुर्ग लोग, उनके लिए चेहरे की पहचान से, मतलब फेस ऑथेंटिकेशन से, वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बन रहा है। जी, ये तो बहुत ही मतलब जमीनी स्तर पर तकनीक का सीधा फायदा है। लोगों को दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी आम आदमी की जिंदगी, खासकर जिनको जरूरत है, उनकी जिंदगी आसान बना सकती है। और तकनीक का ऐसा ही गहरा असर ना हमें अर्थव्यवस्था के जो बुनियादी क्षेत्र हैं उनमें भी दिख रहा है। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, उसने एग्रीकल्चर सेक्टर पर एक रिपोर्ट निकाली है। नाम है शेपिंग द डीप टेक रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। डीप टेक, ये क्या चीज है? हाँ, डीप टेक मतलब वो बहुत ही उन्नत, बहुत बुनियादी टेक्नोलॉजी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बायोटेक है, नई तरह की सामग्री का विज्ञान है। इनका इस्तेमाल खेती की जो असली गहरी चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए। अच्छा। तो देखिए, एक तरफ सरकार फेस रिकॉग्निशन से पेंशन दे रही है, दूसरी तरफ WEF जैसी संस्थाएं कह रही हैं कि खेती में क्रांति लाने के लिए डीप टेक अपनाओ। ये साफ दिखाता है कि तकनीक अब सिर्फ IT सेक्टर या बड़े शहरों तक नहीं है, शासन से लेके खेती तक हर जगह अपनी पैठ बना रही है। सही बात है। और जब शहरों की बात हुई है तो गुरुग्राम, हरियाणा में 18वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस भी हुई, UMI कॉन्फ्रेंस। हाँ, शहरी यातायात पर। जी, और इस बार का थीम था शहरी विकास और गतिशीलता का गठजोड़। मतलब शहरों का विकास कैसे हो और लोगों की आवाजाही कैसे सुगम हो, इसका तालमेल।
इसमें जोर इस बात पर था कि ट्रांसपोर्टेशन के ऐसे तरीके अपनाए जाएं जो सस्टेनेबल हो, टिकाऊ, पर्यावरण के लिए भी अच्छे और लोगों के लिए भी सुविधाजनक। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है आजकल। शहरी प्लानिंग में टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी दोनों का ध्यान रखना ही होगा। बिल्कुल। और एक छोटी सी लेकिन जरूरी प्रशासनिक खबर भी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC उसने 2025-26 का अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। अच्छा। हाँ, परीक्षाएं आज 9 नवंबर से ही शुरू हो रही हैं। तो जो लाखों उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं यूपी में सरकारी नौकरियों की, उनके लिए ये अहम जानकारी है। हाँ, उनके लिए तो ये बड़ी खबर है। चलिए अब थोड़ा दायरा और बढ़ाते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय और वैज्ञानिक मामलों पर आते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक जानकारी मिली है। हम शायद सोचते भी नहीं इस बारे में। हमारा जो चांद है ना, चंद्रमा, वो धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जा रहा है। अरे सच में? कितना दूर? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर ये सच है। लगभग 3.8 सेंटीमीटर हर साल। 3.8 सेंटीमीटर हर साल? ये तो काफी है। और इसकी वजह वो ज्वार भाटा वाला असर? वो तो है ही, लेकिन पूरी कहानी वो नहीं है। अच्छा, और क्या है? द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक स्रोत बता रहा है कि सिर्फ ज्वारीय घर्षण मतलब टाइडल फ्रिक्शन ही वजह नहीं है, बल्कि अरबों साल पहले जो ग्रहों के टकराव हुए थे वो, और पृथ्वी का जो अंदरूनी हिस्सा ठंडा हो रहा है धीरे धीरे, ये सब मिलकर भूमिका निभा रहे हैं। बाप रे। मतलब ये तो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, वो कितना कॉम्प्लेक्स है, और हमारी समझ भी धीरे धीरे ही विकसित होती है। ये कोई सीधा साधा कारण परिणाम नहीं है, बहुत सारी पुरानी और जारी प्रक्रियाओं का मिला जुला असर है। वाकई ये सोचना भी गजब है। अच्छा, चलिए जरा धरती पे वापस आते हैं। हाँ। दुनिया में देखते हैं क्या चल रहा है। अमेरिका में जो सरकारी शटडाउन हुआ था कुछ समय पहले, हाँ, उसका असर अब विदेशों में जो अमेरिकी बेस हैं वहां काम करने वाले कर्मचारियों तक पहुंच गया है। खबर है कि यूरोप में करीब 2000 कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी में देरी हुई है। ओह, तो मतलब एक देश की अंदरूनी राजनीति का असर सीमाओं के पार तक। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और पड़ोस में क्या खबर है? पड़ोस से खबर है नेपाल की। नेपाल ने अपने 1000 रुपए के बैंक नोट छापने का ठेका एक चीनी कंपनी को दिया है। चीनी कंपनी को? जी, चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन। इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी हो गया है। ये नेपाल और चीन के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों का एक और संकेत है। सही। और इसी बीच मौसम की मार की भी खबर है। वियतनाम और फिलीपींस में टाइफून कालमेगी ने काफी तबाही मचाई है। हाँ, सुना था इसके बारे में, बहुत नुकसान हुआ है शायद। जी, वियतनाम में लोग अभी भी नुकसान से उभरने में लगे हैं और फिलीपींस में अगले तूफान का खतरा मंडरा रहा है। ये सारी जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं ना, ये हमें एहसास कराती हैं कि दुनिया कितनी जुड़ी हुई है। अमेरिकी शटडाउन का असर देखो, वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी नाजुक है, आपस में कैसे गुंथी हुई है। नेपाल चीन का सौदा क्षेत्रीय समीकरणों को दिखाता है, और ये टाइफून कालमेगी ये जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे और उनसे निपटने की जो चुनौती है उसकी याद दिलाता है। राजनीति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण सब एक दूसरे से जुड़े हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। अच्छा, अब आखिर में थोड़ी खेल की दुनिया की बातें कर लेते हैं। कुछ अच्छी खबरें वहां से। हाँ बिल्कुल, कुछ पॉजिटिव खबरें भी होनी चाहिए। क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 सीरीज हुई थी अभी, हाँ, वो 2-1 से जीत लिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, हालांकि आखिरी मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, पर सीरीज भारत के नाम रही। चलो, ये अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया को हराना हमेशा खास होता है। जी, और क्रिकेट के अलावा निशानेबाजी से भी शानदार खबर है। ISFF यानी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ की विश्व चैंपियनशिप चल रही है। हाँ, उसमें भारतीय निशानेबाजों ने पदक जीते हैं। आर्मी मार्क्समैन हैं रविंदर सिंह, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्या बात है, गोल्ड मेडल! जी, और एलाविनिल वलारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। बहुत खूब। तो निशानेबाजी में भी हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा चल रहा है। हाँ, खेल के मैदान से आई ये दोनों ही खबरें वाकई हौसला बढ़ाने वाली हैं। एक तरफ क्रिकेट में इतनी बड़ी टीम को हराना, और दूसरी तरफ विश्व स्तर पर निशानेबाजी में पदक लाना। ये हमारे खिलाड़ियों की मेहनत और काबिलियत दिखाता है। बिल्कुल। तो आज हमने जिन अलग अलग स्रोतों को देखा, उनसे कुछ खास बातें उभर कर आ रही हैं। पहली तो ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक तरफ ग्रोथ इंजन जैसी बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, ग्लोबल बातें हैं। हाँ। तो दूसरी तरफ जैसा आपने झींगा एक्सपोर्ट का उदाहरण दिया, वैसे क्षेत्रों में व्यापार से जुड़ी ठोस चुनौतियां भी हैं। वो डुअल ट्रैक वाली बात। बिल्कुल, वो दोहरी चाल वाली तस्वीर साफ दिखती है। दूसरी अहम बात जो मुझे लगी वो है तकनीक का बढ़ता दखल।
ये अब सिर्फ कुछ खास इंडस्ट्रीज तक नहीं है, बल्कि आम नागरिक की सुविधा के लिए भी है, जैसे वो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। हाँ, और खेती किसानी जैसे बुनियादी क्षेत्रों में भी क्रांति लाने की क्षमता रखती है वो डीप टेक वाली बात। और हाँ, शहरों को टिकाऊ बनाने में, खासकर ट्रांसपोर्टेशन में, तकनीक और प्लानिंग का मेल बहुत जरूरी होता जा रहा है। सही। और तीसरी बात, विज्ञान हमें लगातार हैरान करा है। जैसे वो चंद्रमा का दूर जाना और उसके पीछे के वो जटिल कारण, हमारी समझ हमेशा बढ़ रही है। और जो वैश्विक घटनाक्रम है, अमेरिका का शटडाउन हो, नेपाल चीन का सौदा हो, या फिर वो टाइफून, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया कितनी गहराई से जुड़ी हुई है और एक जगह का असर दूसरी जगह पड़ता ही है। हाँ, और इन सबके साथ खेल में भारत का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो आज के स्रोतों से हमें आज के समय की एक कई परतों वाली मल्टी डायमेंशनल तस्वीर मिलती है। इसमें उम्मीदें हैं, चुनौतियां हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, वैज्ञानिक जिज्ञासा है और दुनिया के जुड़े होने की सच्चाई भी है। बिल्कुल। आज की ये जानकारी भरी यात्रा वाकई काफी दिलचस्प रही। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है जो शायद सोचने पर मजबूर करे। हाँ, पूछिए। हम देख रहे हैं कि कैसे डीप टेक खेती में क्रांति लाने की बात कर रही है और तकनीक हर तरफ फैल रही है। तो क्या ऐसा होगा कि भविष्य में हम भोजन जैसी जो हमारी सबसे बुनियादी जरूरतें हैं, उनके लिए पूरी तरह से तकनीक पर ही निर्भर हो जाएंगे? अच्छा सवाल है। या फिर असली चुनौती और जो ज्यादा टिकाऊ रास्ता है वो शायद पारंपरिक ज्ञान, जो हमारा सदियों का अनुभव है, और जो ये नई आधुनिक तकनीक है, इनके बीच एक सही संतुलन बनाने में है? क्या लगता है? इस पर सोचना जरूरी होगा।